हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो होता है उसका ईपीएफ कितना काटा जाता है उसकी सैलरी से और वो ईएसआईसी कितना काटा जाता है। और ये भी हम आपको बताएंगे ईपीएफ होता क्या है और ईएसआईसी क्या होता है और इसमें कौन से बेनिफिट होते हैं आपको। इसी फिगर में एक चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, जो आपकी बेसिक सैलरी बनती है उस सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा आपको ईपीएफ में डालना होता है, ठीक है, जो आपको कैश के फॉर्म में आप निकाल भी सकते हैं। और थोड़ा सा हिस्सा जो है मतलब थोड़ा सा एक परसेंटेज आपको ईएसआईसी में डालना होता है। और जो आप ईएसआईसी में थोड़ा सा परसेंटेज डालते हैं, कंट्रीब्यूशन डालते हैं, उससे आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, जिसमें आपको दवाइयाँ, इलाज, इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। अगली स्लाइड में मैंने ये बताया है आपको कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी का जो पारिश्रमिक बनता है, मतलब कि जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, ठीक है, और उसमें ईपीएफ और ईएसआईसी और सर्विस चार्ज, टोटल जीएसटी, इन सब का कितना परसेंटेज है और ये कहाँ पे काम आते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका सब टोटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक जो संस्था होता है, मतलब एक फर्म जो होती है, वो अगर किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का बिल बनाती है वो सेम इसी पैटर्न पे ही बनाती है, ठीक है। यहाँ पे एक कर्मचारी की ही बात की जा रही है। तो जैसे कि उसकी बेसिक सैलरी जो बन रही है वो 11,463 रुपये बनती है, 43 रुपये, ठीक है। और इसमें ये कहाँ से लाया गया है, यह पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि श्रम विभाग का जो आदेश है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ था, उस आदेशानुसार किसी भी कुशल कर्मचारी का न्यूनतम पारिश्रमिक जो बनता है वो 11,743 रुपये बनता है, ठीक है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको एम्प्लॉय का जो ईपीएफ का और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन रेट है वो इसी के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रेट होता है वो ईपीएफ और ईएसआईसी ये होता है। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न ये आती है कि ये एम्प्लॉयर को ईपीएफ ईएसआईसी क्यों दिया जाता है। एम्प्लॉय का जो होता है वो तो एम्प्लॉय का होता है, चलिए हम मान गए, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय का ईपीएफ जितना हो गया उसको ईपीएफ का सुविधा मिल रही है और ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन रेट हो गया उससे ईएसआईसी की सुविधा मिल रही है। लेकिन जो ये एम्प्लॉयर को दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? ये एम्प्लॉयर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन है, वो एम्प्लॉयर जो है वो संस्था है। संस्था को एक कंट्रीब्यूशन रेट देती है कि इस कर्मचारी की ईपीएफ का इतना परसेंटेज आप इसके खाते में जमा कर दीजिए। मतलब 1537 रुपये जो है, 27 रुपये जो है वो आप एम्प्लॉय के खाते में जमा कर दीजिए। ये आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है एम्प्लॉयर को। इसी तरह ईएसआईसी भी इतना दिया जाता है एम्प्लॉयर को। वो एम्प्लॉयर को इसलिए दिया जाता है कि हम एम्प्लॉयर से कहते हैं कि आप इतना रुपया एम्प्लॉय के लिए लीजिए, ठीक है, और इसकी बदली आप इस कर्मचारी को मेडिकल की सुविधा इसको दीजिए, जो भी है। तो ये चीज़ें हम देकर इसको सुविधा देते हैं एम्प्लॉय को ही इनडायरेक्टली, ओके। अब इसके बाद जो ये जितनी भी सुविधाएं दे रहा है संस्था, वो अपना एक सर्विस चार्ज भी डिसाइड करता है। तो वो कितना है, ये सर्विस चार्ज अलग अलग परसेंटेज हो सकता है। ये फिक्स है 13% और ये 3.25% भी फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है 4.5, ये अलग अलग हो सकता है। इसके बाद इनको टोटल करने के बाद जितनी भी टोटल सैलरी बनती है उसके ऊपर जीएसटी भी विभाग ही देता है, ठीक है। और जीएसटी 18% इसमें चल रही है। इसको दो पार्टों में भी डिवाइड कर देते हैं, 9% जिसमें सीजीएसटी या आईजीएसटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो ग्रैंड टोटल इतना आया है 16,732 एक कुशल कर्मचारी की जो सैलरी होती है, ये पूरी की पूरी सैलरी जो है विभाग देता है संस्था को, ठीक है। विभाग संस्था को ये पूरी की पूरी सैलरी देता है। इसमें एम्प्लॉय का भी ईपीएफ होता है, एम्प्लॉय का भी ईएसआईसी होता है और एम्प्लॉयर का भी ईपीएफ और ईएसआईसी होता है। साथ ही साथ सर्विस चार्ज और जीएसटी भी इसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ईपीएफ ईएसआईसी होता क्या है और इसके रेट हम कहाँ से लाते हैं। इसके रेट जो हैं ये ऑफिशियल रेट हैं, ठीक है। और ये हम कहाँ से लाते हैं, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो परसेंटेज है ये
आपका यहाँ पे देखिएगा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ये जो है ऑफिशियल आदेश है और ये ऑफिशियल आदेश की हम आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक में इसके दे देंगे, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन रेट है यहाँ पे देखिएगा 0.75% एम्प्लॉय का है और एम्प्लॉयर का जो है वो 3.25% है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ दिया हुआ है, तो इसको समझना आसान होता है। लेकिन ईपीएफ का जो मैटर, ये ईएसआईसी हो गया और ये ईपीएफ का रेट हो गया 12% और यहाँ पे एक ये हो गया। ये कैसे निकाला जाता है यहाँ पे मैं अगली स्लाइड में इसको हम आपको बताएंगे, वहाँ जा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। ईएसआईसी तो देखिएगा यहाँ पे साफ शब्दों में दिया हुआ है कि एम्प्लॉय का 0.75% है और एम्प्लॉयर का 3.25% है। ये देखिएगा ईएसआईसी की वेबसाइट पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। किंतु जो है ईपीएफ जो है कंट्रीब्यूशन रेट वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम इस तरह लेते हैं। एम्प्लॉय का तो 12% लिखा है, वो एज इट इज हम लिख देंगे कि यहाँ 12% होता है, तो इसी के ये हो गया। और जबकि एम्प्लॉयर का जो हो गया वो 13% कैसे लेते हैं, ये हम लेते हैं 8.33% ले लिया हमने, EDLI 0.5% ले लिया, EPF जो है 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट का ले लिया हमने। अब ये जो आता है 3.67%, ये कहाँ से आता है, ये देखिएगा लिखा है डिफरेंस ऑफ EE शेयर एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। EE किसे कहते हैं, वो एम्प्लॉय की बात कर रहा है, ठीक है। EE शेयर एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन कौन हो गया, ये हो गया। मतलब ये कह रहा है कि 12% को 8.33% से घटाएंगे, फिर जितना वो आएगा वो आपका EPF, एम्प्लॉयर का EPF कहलाता है। तो 12 को हमने 8.33 से घटाया तो 3.67% आ गया। तो हाँ, यहाँ पे आएगा 3.67%, 8.33%, 0.5%, 0.5%, फिर टोटल आता है 13%। तो एम्प्लॉयर का हम 13% देते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमने आपको बताया है ईपीएफ क्या होता है और ईडीएलआई क्या होता है, साथ ही साथ ईपीएस क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है ईपीएफ का फुल फॉर्म। ईपीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है जो मिलता है एम्प्लॉय को। ईपीएस क्या होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, मतलब पेंशन की जो सुविधा मिलती है वो ईपीएस की वो 8.33 है, वो इतनी मिलती है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में हमने बताया है दो लोकप्रिय योजनाएं, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और एक कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस। दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए पैसे बचाने में मदद करना है। मतलब कि जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो उसके लिए वो पैसे बचा सके, इतने पैसा उसके पास होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। ऐसे तो इंसान अपनी सेविंग नहीं कर पाता है, इसलिए इतना डिसाइड करके उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन योजनाओं के तहत उसके पैसे की कटौती की जाती है। दोनों योजनाएं वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई हैं और गारंटेड रिटर्न प्रदान करती है। मतलब ये गारंटेड रिटर्न हो जाती है, मतलब ये चीज़ें जो कटौती होगी जमा हो रही हैं खाते में, ये पैसा उसको मिल जाता है। ओके, ईडीएलआई क्या है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें इंश्योरेंस की इसको स्कीम मिलती है। यहाँ पे देखिएगा परिभाषा में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना या ईडीएलआई निजी क्षेत्र के वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रदान किया गया एक बीमा कवर है। मतलब एज अ समझ लीजिए उसको बीमा मिलता है, इसको इंश्योरेंस मिलता है। यह योजना ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना के संयोजन से में काम करती है, ठीक है। मतलब इन दोनों के संयोजन से ये चीज़ काम करती है ईडीएलआई। तो एज अ एक तरीके का ये इंश्योरेंस होता है और ये पेंशन होती है और ये प्रोविडेंट फंड होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमने आपको बताया है ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन जो रेट होता है वो किसे कहते हैं, ईएसआईसी किसे बोलते हैं। तो ये रेट के बारे में हमने आपको बताया था, एम्प्लॉय का 0.75% और एम्प्लॉयर का 3.25%। तो ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन रेट जो हो गया वो ये है कि वर्तमान में कर्मचारी की योगदान दर इतनी तिथि के बाद मजदूरी का 0.75% है, किसका, कर्मचारी का योगदान, और नियोक्ता की प्रत्येक वेतन अवधि में कर्मचारियों के संबंध में भुगतान देय मजदूरी का इतना प्रतिशत है। मतलब जो जितनी मजदूरी दी जा रही है उसका इतना प्रतिशत नियोक्ता का हिस्सा है। ओके, और यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि कर्मचारियों को दैनिक औसत वेतन इतना अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान करता है। मतलब अगर उसका दैनिक इतने रुपया बन रहा है तो उसको ईएसआईसी नहीं मिलता है।
ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ EPF ESIC के कंट्रीब्यूशन रेट बताए, EPF ESIC होता क्या है ये बताया। अगली जो स्लाइड आएगी उसमें हम आपको पूरी तरह जो सैलरी बनती है और सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं और कौन सा पैसा उसको हाथ में मिलता है और कौन सा पैसा उसको EPF खाते में और कौन सा पैसा ESIC खाते में मिलता है, ये सारी चीज़ें अगली स्लाइड में मतलब अगले भाग में आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।